बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क मेथड रिविजिट। डिस्क मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने रोटेशन चेक की थी अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस एंड द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर हम रोटेशन अबाउट द स्लांट लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स के लिए देख रहे हैं। अगर वाई इज इक्वल टू एक्स के अबाउट आप किसी बाउंडेड रीजन को रोटेट करते हैं जिससे एक सॉलिड जनरेट होता है, तो उसका वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ अ रेवोल्यूशन कैसे कंप्यूट करना है। तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक कर्व है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स और ये एक लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स और ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है π/4। जब आप इस कर्व को रोटेट करते हैं अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, तो आपके पास एक सॉलिड जनरेट होता है और आपने उस सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का वॉल्यूम बताना है बाय यूजिंग डिस्क मेथड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, तो डिस्क मेथड में पता है कि जिस एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करते हैं, क्रॉस सेक्शन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो सपोज ये जो स्ट्रिप मैंने आपके सामने शो की है, जिसकी डिफरेंशियल विड्थ है ds और जिसकी हाइट है h, ये रिप्रेजेंट करता है क्रॉस सेक्शन को। तो जब आप इसको रोटेट करते हैं तो आपके पास एक डिस्क फॉर्म होती है और फिर आपने उस डिस्क का वॉल्यूम लिखना होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं ds डिफरेंशियल विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और h हाइट को रिप्रेजेंट करता है। फाइनली डिस्क मेथड का फार्मूला होगा आपके पास v इज इक्वल टू पाई लिमिट फ्रॉम x1 टू x2 h स्क्वायर एंड ds। ये h स्क्वायर जो है वो इस क्रॉस सेक्शन के रेडियस को रिप्रेजेंट करता है और ds जो है जिसके रिस्पेक्ट से हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अपनी h स्क्वायर और ds की जो वैल्यू है वो इन टर्म ऑफ x फाइंड आउट करनी है। तो देखें कि ये आपके पास पिक्चर को ज़रा जूम कर आपको दिखाता हूँ। ये है ds और आपने इस वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट्स के अंदर। ये था आपके पास है ds, ये इसका कंपोनेंट होगा dy, ये इसका कंपोनेंट होगा dx और ये एंगल आपके पास है 45 डिग्री। तो इट मीन्स कि ये जो एंगल होगा ये भी 45 डिग्री का होगा। तो ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को मैंने जूम कर आपको यहाँ पर दिखाया है। ये एंगल होगा आपके पास 45 डिग्री यानी π/4। तो यहाँ पर आप टिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं। cos π/4 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपके पास dx और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ds। ds है वो इक्वल होगा √2 एंड dx, क्योंकि cos π/4 1/√2 के इक्वल होता है। यहाँ पर आपने ds की वैल्यू इन टर्म ऑफ x आपने कंप्यूट कर ली। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सेकेंडली, ये जो डिस्टेंस है आपके पास x, ये पॉइंट होगा आपके पास x कॉमा और इधर y की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू x। तो ये पॉइंट होगा आपके पास x कॉमा x। सिमिलरली ये पॉइंट आपके पास क्या होगा, इसका x पार्ट तो x होगा बट y पार्ट इसका ये पार्ट होगा। तो y पार्ट को जब आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बन जाएगा x कॉमा √x। इस ट्राइंगल पर अगर आप फोकस करें, इसको मैं अगेन आपके लिए रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस है आपके पास h, ये एंगल होगा आपके पास π/4। ये डिस्टेंस आपके पास किसके इक्वल होगा, √x माइनस x। तो इसको आप लिख सकते हैं √x माइनस x। यहाँ पर अगर आप आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं साइन π/4, तो ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और इस पिक्चर में जो परपेंडिकुलर है वो है h और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है √x माइनस x। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें 1/√2 और यहाँ से आप x की वैल्यू कंप्यूट कर लें। h इक्वल होगा √x माइनस x ओवर √2। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज v इज इक्वल टू पाई h स्क्वायर √x माइनस x √2 स्क्वायर एंड ds। लिमिट इस बाउंडेड रीजन की यही होगी 0 to 1। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो इसमें से आप कॉमन ले लें √2 पाई और डिनोमिनेटर से यहाँ पर √2 का स्क्वायर करके इसको भी आप रूट से बाहर लिख लीजिए। ये हो जाएगा 2। रूट की इनसाइड वैल्यू होगी 0 to 1 और √x माइनस x पर आप a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दें। v इज इक्वल टू √2 पाई, इस 2 को भी आप लिख सकते हैं √2 सिंप्लीफाई करने के लिए और यहाँ पर आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करते जाएं। और लिमिट अप्लाई कर दें 0 to 1। देन v इज इक्वल टू
और अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे देन v इज इक्वल टू पाई बाय अंडर रूट 2 एंड 1/30। फाइनल आपका आंसर होगा v इज इक्वल टू पाई/30 अंडर रूट 2। तो इस तरीके से आप डिस्क मेथड से किसी स्लांट लाइन के अबाउट अगर कोई सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन बन रहा है तो आप उसका वॉल्यूम कंप्यूट कर सकते हैं। ये आपके पास था इसका फर्स्ट मेथड। मेथड नंबर 2 को परफॉर्म करने से पहले ये जो दो इक्वेशंस आपके पास हैं बाउंडेड रीजन के लिए, इनको पैरामीटराइज कर लें। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, वो है इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स, और अगर आप इसको पैरामीटराइज करेंगे देन t इज इक्वल टू एक्स लेते हैं देन y इज इक्वल टू t के इक्वल होगा। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इसको अगर आप पैरामीटराइज करते हैं, x की वैल्यू जो है वो t असाइन करते हैं देन y की वैल्यू जो है वो अंडर रूट t के इक्वल होगा आपके पास। ये कोऑर्डिनेट इनिशियली x, था, तो अब ये कोऑर्डिनेट होगा आपके पास t, t। सिमिलरली ये जो कोऑर्डिनेट है पहले x, रूट x था, अगर आप इसको पैरामीटराइज करते हैं तो ये कोऑर्डिनेट आपके पास होगा t, अंडर रूट t। तो यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने इक्वेशंस को पैरामीटराइज कर लिया है। अब फाइनली जो आपके पास फार्मूला हम यूज़ करेंगे डिस्क मेथड के लिए, वो फार्मूला क्या होगा, दिस इज़ पाई इंटीग्रल t1 टू t2 एंड अगेन h स्क्वायर लेना होगा। इस क्रॉस सेक्शन की हाइट जो है वो h स्क्वायर है। अब यहाँ पर ये जो आर्क लेंथ पहले हम ट्राइंगल बनाकर किया कर रहे थे, तो अब हम इसको इस तरह भी कंप्यूट कर सकते हैं कि जो ds है इसको आप चेन रूल से सॉल्व कर लें, इसको लिख लें ds बाई dt एंड देन dt। तो ये जो ds बाई dt है एक्चुअली इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ dx बाई dt स्क्वायर प्लस dy बाई dt स्क्वायर। आप आर्क लेंथ वाली वीडियो में देखिएगा, वहाँ पर मैंने ये शेयर किया है कि अगर आपके पास इक्वेशन पैरामेट्रिक होती हैं तो आर्क लेंथ कैसे कंप्यूट होता है। तो सिर्फ डिफरेंस ये है कि इस फार्मूले में आप ये जो ds है इसको पैरामीटराइज कर रहे हैं, यानी ds बाई dt ओवर dt, यानी चेन रूल यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं। देन v इज इक्वल टू, ये बन जाएगा पाई इंटीग्रल t1 टू t2 फाइनली ये आपके पास बन जाएगा फार्मूला नंबर 2, और फार्मूला नंबर 2 के अंदर आपने तमाम वैल्यूज़ को प्लग इन कर देना है। तो यहाँ पर आपको h की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी इन टर्म ऑफ t। तो अगेन अगर आप इस ट्राइंगल पर फोकस करें, ये h पार्ट होगा इसका, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस अंडर रूट t माइनस t बन जाएगा। तो मैं इस ट्राइंगल को आपके लिए रिकन्स्ट्रक्ट करूँ, तो ये जो डिस्टेंस है h है आपके पास, ये डिस्टेंस होगा आपके पास अंडर रूट t माइनस t। ये जो एंगल है आपके पास, ये एंगल बन जाएगा आपके पास पाई बाय 4। h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म ऑफ t, तो आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 इक्वल होता है h अपॉन अंडर रूट ऑफ t माइनस t। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो h की वैल्यू इक्वल होगी रूट t माइनस t ओवर अंडर रूट 2, और इन वैल्यूज़ को आप प्लग इन कर दें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, एंड v इज़ इक्वल टू पाई लिमिट फ्रॉम h की वैल्यू लिख दें t माइनस t ओवर अंडर रूट 2 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किस पैरामीट्रिक कर्व का आप डेरिवेटिव आप ले रहे हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर ने यहाँ पर ds इसको सपोज किया था, ये ds था, और प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर भी यहाँ पर ये ds था, और इस लाइन को हमने यूटिलाइज़ किया था। तो इसी लाइन की इक्वेशन को अभी हम यूज़ करेंगे। तो ये लाइन की इक्वेशन है, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म x इज इक्वल टू t एंड y इज इक्वल टू t। देन dx बाई dt इक्वल होगा 1 के, दिस इज़ 1 स्क्वायर, प्लस dy बाई dt इक्वल होगा 1 स्क्वायर एंड दिस इज़ dt। तो फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका जो रिजल्ट होगा वो बन जाएगा, अच्छा लिमिट यहाँ पर आपने लेंगे 0 to 1, x जो है वो 0 है, तो 0 को अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t की वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू जो है वो 1 है, तो 1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू भी 1 होगी। 0 से 1 आपने इसकी लिमिट की वैल्यू लेनी होगी। फर्दर ये बहुत ही सिंपल किस्म की इंटीग्रेशन है, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, मैं स्पीड में कर रहा हूँ आपके लिए। बहुत ही बेसिक से सिंप्लीफिकेशन है, आई होप कि आप इसको कर लेंगे। फाइनली जो रिजल्ट बनकर आया है वो सेम रिजल्ट है, तो आई होप कि आपको ये मेथड भी अच्छे से समझ आ गया होगा।
मेथड नंबर 3 भी सिमिलर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा का हमें कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर उस रोटेशन मैट्रिक्स के थ्रू हम इस सेटअप को कन्वर्ट करने वाले हैं इस सेटअप के अंदर। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके रोटेशन के पीछे मैट्रिक्स कैसे इन्वॉल्व होती है, जिसके लिए बेसिक लीनियर अलजेब्रा का कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। तो चलिए इसको परफॉर्म करके देखते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज़ वाई एक्सिस, और सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक वेक्टर है, इसके इनिशियली जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, और ये इनिशियली वेक्टर जो है वो एंगल 5 के ऊपर है। जब आप उसको रोटेट करते हैं, इसको किसी एंगल थीटा से रोटेट करते हैं, तो इसके जो न्यू कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, सपोज कीजिए कि वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं W1 एंड W2। हमें W1 और W2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर दो डिफरेंट ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ट्राइंगल बन जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और सपोज कीजिए कि इस वेक्टर की लेंथ है r, तो टेक्निकली इस वेक्टर की लेंथ भी होगी r। इस फर्स्ट ट्राइंगल के ऊपर जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं कि साइन फाई इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर y ओवर r, तो इट मीन्स y की वैल्यू इक्वल होगी r साइन फाई। सिमिलरली तो x की वैल्यू होगी r cos फाई। सिमिलरली यहाँ पर एक सेकंड ट्राइंगल भी फॉर्म हो रहा है। ये देखिए, एक रोटेटेड जो वेक्टर है आपके पास, उसकी वजह से एक ट्राइंगल आपके पास बन रहा है। अगेन यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा नहीं होगा, अब ये थीटा प्लस फाई होगा, विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर वाली वैल्यू जो होगी ये एक्चुअली इक्वल होगी इसका y पार्ट, यानी सिंपली y2। दिस इज y2 ओवर r। W2 की जो वैल्यू है ये इक्वल होगी r। व्हाट इज W1? ये आपके पास इक्वेशन का सेट हो जाएगा 1, और ये बन जाएगा आपके पास इक्वेशन का सेट नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। r cos फाई की जो वैल्यू है वो x के इक्वल है, तो इसकी जगह आप प्लग इन कर दें। W1 इज़ इक्वल टू x cos थीटा माइनस, सिमिलरली r sin फाई y के इक्वल है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये W2 इक्वल होगा आपके पास r cos फाई की जो वैल्यू है वो x के इक्वल है, तो आप इसको लिख सकते हैं W2 इज़ इक्वल टू, को मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, और यहाँ पर ओल्ड वैल्यूज आएंगी। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये आपके पास एक रोटेशन मैट्रिक्स होगी। प्रॉब्लम में कि आप इस पूरे फ्रेम को रोटेट कर रहे हैं, इसका इनिशियल एंगल π/4 है, जबकि आप इसको रोटेट करते हैं थीटा इज इक्वल टू माइनस π/4 से, तब ये जो कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। थीटा की वैल्यू इस रोटेशन मैट्रिक्स में आपने रखनी होगी माइनस π/4। मैट्रिक्स है, इसमें आपने रखना होगा कॉस माइनस π/4 तो ये जो कोऑर्डिनेट है आपके पास, जब आप इसको रोटेट करते हैं आपके यहाँ पर कुछ न्यू कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे। तो वो न्यू कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं t एन अंडर रूट t के साथ, तो आपने मुझे बताना है कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपके पास आ जाएंगे न्यू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। अब इस कोऑर्डिनेट में ये आपका होगा x पार्ट और ये आपका होगा y पार्ट। यहाँ पर आपको ये h रिक्वायर्ड है, जो h बेसिकली इस ट्रांसफॉर्मेशन का y पार्ट होगा। आप इसको सिंपली लिख सकते हैं, और यही y h को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर स्क्वायर करना होगा और उसकी वैल्यू को प्लग इन कर देना होगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला होगा टेक्निकली पाई इज इक्वल टू h स्क्वायर, और आप इसको सिंपली dx बाई dt डॉट dt भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपने t की वैल्यूज़ लिखनी होगी, t1 से t2 तक कितनी वेरिएशन आ रही है। dx बाई dt कैसे कंप्यूट करेंगे आप, ये इक्वल होगा d बाई dt, और इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का जो x पार्ट है ये x पार्ट होगा t अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट t अपॉन अंडर रूट 2, और इसका आपने सिंपल डेरिवेटिव यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा। इन वैल्यूज़ को इसको और इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इन 1 में,
और इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफिकेशन चूँकि बहुत ही आसान है तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आप ज़रा डिटेल से देखिए। एच स्क्वायर इक्वल होगा सिमिलरली डी एक्स बाई डी टी इक्वल होगा आपके पास फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।